हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिक्विड स्टेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा। इससे पहले लिक्विड स्टेट के मैं कुछ लेक्चर जूम पे भी बच्चों ले चुका हूं, जूम की आईडी पर भी ले चुका हूं। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड स्टेट यानी द्रवीय अवस्था। बच्चों द्रवीय अवस्था आपकी 4th यूनिट बनती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो सारे बच्चे फटाफट क्लास के अंदर आ जाओ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों लिक्विड स्टेट। ओके, सबसे पहले लिक्विड स्टेट स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि हम लिक्विड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम सॉलिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम गैसीय स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ लिक्विड स्टेट, गैसीय स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। हमें पता है, वी नो दैट कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ठोस अवस्था के जो अणु होते हैं, वो टाइटली पैकिंग अवस्था में होते हैं। उसकी टाइटली पैकिंग होती है, यानी मजबूती से उनकी पैकिंग अवस्था होती है और सारे के सारे मॉलिक्यूल अरेंज होते हैं। इनमें मॉलिक्यूल्स में कोई किसी भी टाइप का डिसऑर्डर नहीं मिलता, किसी भी प्रकार का अव्यवस्था नहीं पाई जाती। लेकिन जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, थोड़े बहुत इनमें डिस्टेंस मेंटेन होती है, इसमें थोड़ी बहुत दूरी पाई जाती है और थोड़े रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इनके बीच में इतनी टाइटली पैकिंग नहीं होती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, तो इसको बोलेंगे सॉलिड, एस फॉर सॉलिड, इसको बोलेंगे एल फॉर लिक्विड। ऐसे गैसीय स्टेट के बिटवीन काफी डिस्टेंस मेंटेन होती है, काफी दूरी पाई जाती है अणु के मध्य, और इसके जो अणु होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, गैसीय स्टेट को, सॉलिड स्टेट को एंड लिक्विड स्टेट को। अगर हम बात करें इसका वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम जो होता है ना, इसका जो वॉल्यूम होता है सॉलिड स्टेट का, वो क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है बच्चों, फिक्स वॉल्यूम। अगर बात करूं मैं लिक्विड स्टेट की, तो लिक्विड स्टेट का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी डेफिनेट होता है, यानी निश्चित होता है। लेकिन गैसीय स्टेट का जो वॉल्यूम होता है ना बच्चों, वो फिक्स नहीं होता, डजंट फिक्स या नो फिक्स नहीं होता, वो डेफिनेट नहीं होता, वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है। अगर हम बात करें, अगर हम शेप की बात करें, हम कुछ इसके कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसीय स्टेट के कुछ कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ताकि हमें लिक्विड स्टेट को और ज्यादा आइडेंटिफाई कर चुके हम कर सकें। सबसे पहले हमने वॉल्यूम के बारे में बात की। वॉल्यूम के बाद हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? वॉल्यूम के बाद हम पहला पॉइंट हमने वॉल्यूम को डिस्कस किया, उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, हम शेप को डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट जो हमारा होता है शेप। शेप के बारे में बच्चों बताओ कि शेप जो होती है वो सॉलिड की कैसी होती है और लिक्विड की कैसी होती है और गैसीय स्टेट की कैसी होती है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो शेप जो होती है सॉलिड स्टेट की, वो भी कैसी होती है, डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, हमें ये बात पता है ना। लिक्विड स्टेट की भी शेप, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स इतने अरेंज होते हैं, तो इसकी शेप जो होती है, इसकी शेप फिक्स नहीं होती है बच्चों, इनडेफिनेट होती है, अनिश्चित होती है। इनडेफिनेट तो अनिश्चित शेप होती है, इसकी आकृति फिक्स नहीं होती। आप जिस भी कंटेनर या पात्र में डालोगे, उसी शेप को ये धारण कर लेंगे, उसी शेप को गेन कर लेंगे, उसी आकृति को धारण कर लेंगे बच्चों। गैसीय स्टेट में बात करें तो गैसीय स्टेट भी कैसी होती है, इनडेफिनेट होती है, उसका वॉल्यूम भी कैसा होता है, इनडेफिनेट होता है। ये हमने शेप के बारे में बात की, हमने आकृति के बारे में बात की। अगर इसकी थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करें, हम पहले प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम इनके गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड कैरेक्टर की बात करें, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के मध्य, अणुओं के मध्य जो स्पेस मिलता है हमें, उसकी बात करें। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, जो अणुओं के मध्य जो खाली जगह पाई जाती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो बच्चों बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि सॉलिड के कोई भी स्पेस मिलता है क्या? वेरी नेग्लिजिबल स्पेस मिलता है बच्चों, नगण्य, किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल्स के बिटवीन या बिटवीन टू द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स, एनीवन, कोई भी स्पेस नहीं मिलता, नेग्लिजिबल, नामात्र, नगण्य। अगर हम बात करें लिक्विड की तो हम बोल सकते हैं कि मोर देन सॉलिड, यानी थोड़ा सा ठोस से ज्यादा मिलता है, इसमें मिलता है, लेकिन मोर देन सॉलिड, इसमें तो बच्चों टू मच, बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स के बिटवीन काफी स्पेस मिलता है। तो हम थर्ड प्रॉपर्टी को भी हमने सामने स्टडी कर लिया। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी को स्टडी करें, हम फोर्थ कैरेक्टर को स्टडी करें, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इसके बारे में बात करें बच्चों, तो कंप्रेसिबिलिटी को बोलते हैं संपीड़ितता, यानी उसको दबाव सहने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ प्रेशर। अगर उसको हम प्रेशराइज करें, क्या वो प्रेशराइज से कंप्रेस हो जाएंगे, क्या वो संपीड़ित हो जाएंगे बच्चों? तो संपीड़ितता का गुण, कंप्रेसिबिलिटी का गुण
क्या सॉलिड के अंदर मिलता है क्या? नहीं मिलता, नेग्लिजिबल, बहुत कम। आप इनके मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते, मतलब दबा नहीं सकते। मेरी बात समझे। आपने कोई स्टोन लिया, कोई पत्थर लिया, क्या पत्थर को आप दबा सकते हो क्या? क्या आप पत्थर की बॉल को, स्टोन की बॉल को आप पंच कर सकते हो क्या? है ना, नहीं कर सकते ना, उसको प्रेस नहीं कर सकते। वो कंप्रेसिबिलिटी करैक्टर उसके अंदर बहुत कम होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, आमतौर पे हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो कंप्रेसिबिलिटी करैक्टर जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। इसमें आएगा मोर देन सॉलिड, इसमें होता है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा होता है, लेकिन वो सॉलिड के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। मोर देन सॉलिड होता है इसमें बच्चों, है ना, लेकिन इसमें तो आपको कंप्रेसिबिलिटी करैक्टर सबसे ज्यादा मिलेगा, संपीड़ितता का गुण हाई मिलेगा। अगर हम पांचवें पॉइंट की तरफ जाएं बच्चों, अगर मैं इसके पांचवें पॉइंट की स्टडी करूं, कंप्रेसिबिलिटी करैक्टर कर लिया, अब मैं डिफ्यूजन की बात करता हूं। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है आपको पता है? कोई भी, ये हालांकि गैसेस का करैक्टर होता है, डिफ्यूजन कई बार थोड़ा बहुत आपको लिक्विड स्टेट के अंदर भी देखने को मिलेगा, यानी विसरण की बात कर रहे हैं। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना किसी भी पदार्थ का, उसको बोलते हैं विसरण। मैंने क्या किया, रूम के अंदर अगरबत्ती जलाई, है ना, अगरबत्ती को बर्न किया, जैसे अगरबत्ती जलाई उसका जो स्मोक होगा वो स्मोक पूरा का पूरा एक रूप यूनिफॉर्म तरीके से पूरे रूम के अंदर उसकी सुगंध या उसकी फ्रेग्रेंस फैल जाएगी बच्चों, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। यानी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थ का जाना डिफ्यूजन करैक्टर होता है। क्या सॉलिड का होता है कि आपके रूम में स्टोन पड़ा है, पत्थर पड़ा है, क्या वो डिफ्यूज हो रहा है क्या पूरे रूम के अंदर? नहीं हो रहा। तो डिफ्यूजन का करैक्टर भी नेग्लिजिबल होता है बच्चों, नहीं मिलती हमें डिफ्यूजन करैक्टर इन सॉलिड नहीं देखने को मिलता। मेनली ये गैसेस का करैक्टर है, लेकिन थोड़ा बहुत लिक्विड के अंदर मिलता है। तो आप लिखोगे मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस, लेस देन गैस। तुम ये जहां लिखू ना मैं मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस भी कर लो, क्योंकि गैस से तो हमें कम मिलता है, तो यहां भी बच्चों कर लो लेस देन गैस, लेस देन गैस। बच्चों मेरी बात समझ में आई? मोर देन सॉलिड एंड लेस देन गैस। लेकिन डिफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि गैसेस से पार्टिकल्स काफी लाइट वेट के होते हैं और हल्के होते हैं, इसलिए अपने को यहां देखने को मिलता है। ये हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। अगर मैं 6 पॉइंट को डिस्कस करूं तो बस वैसे तो मेन पॉइंट हो गया। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करूं, सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टर काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा के बारे में बात करूं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी वो होती है जिसको अपने जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, किसी भी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मोशन की एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो उसको मोशन करवा दे, काइनेटिक फॉर्म में ले आए। तो सॉलिड स्टेट की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, इसके पार्टिकल अपने आप मूव नहीं करते बच्चों, सॉलिड स्टेट की बात करें तो। अगर हम ठोस अवस्था की बात करें, लेकिन लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी मिलती है, तो आप बोल सकते हैं कि मोर देन सॉलिड स्टेट, मोर देन सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था से अधिक, परंतु गैसीय अवस्था से कम, लेस देन, बट लेस देन गैसीय स्टेट। अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है अपने को, हाई एनर्जी मिलती है गैसीय स्टेट के अंदर, क्योंकि इसके पार्टिकल काफी मूव कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं बच्चों। तो ये बात करते हैं, है ना, ये हमने बात की। ओके बच्चों, ये करैक्टर तुम्हें समझ में आए। एक करैक्टर और आता है काफी अच्छा, वो भी करैक्टर है रिजिडिटी। अगर हम बात करें रिजिड को हिंदी में बोलते हैं बच्चों मजबूत, ये बोल दो आप मजबूत, इसका शुद्ध वर्ड जो है मुझे वो ध्यान नहीं आ रहा। रिजिडिटी को एक्चुअल में मजबूत बोलते हैं। आप बोल सकते हैं वो कितना ज्यादा मजबूत है। तो रिजिडिटी का करैक्टर सबसे ज्यादा अपने को मिलता है सॉलिड के अंदर, सबसे ज्यादा। तो सबसे करैक्टर हाई देखने को मिलेगा आपको। कौन सा रिजिड है, कौन सा कठोरता की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो हाई रिजिडिटी करैक्टर वो मिलेगा सॉलिड के अंदर। उससे अब मैं बात करूं लेस देन सॉलिड, अगर मैं बात करूं तो इसमें ना लिक्विड स्टेट के अंदर लेस देन सॉलिड यानी सॉलिड से तो कम मिलेगा, परंतु बट मोर देन गैस, परंतु गैस से ज्यादा मिलता है। मोर देन गैस बच्चों, यहां तक बात समझ में आई? इसमें मिलता ही नहीं है बच्चों, नेग्लिजिबल। इसमें हमें नगण्य मिलता है, नामात्र मिलता है, नेग्लिजिबल कर दो बच्चों, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये 7 करैक्टर हमने स्टडी किए। अगर हम 7 करैक्टर की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसीय स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, है ना, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैसीय अवस्था को पहचानने के लिए। आगे हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। ये वाला टॉपिक कुछ बच्चे जूम पे
जूम पर कर चुके, कुछ बच्चों ने जूम पर नहीं किया, उनके लिए करवा रहा हूं, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने कर लिया वो रिपीट कर लो बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड की बात करें, द्रवों की संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। 4 ऐसे करैक्टर हैं जो द्रवों की संरचना को समझाते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड के बारे में तो इसका मतलब क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, पहले ये पॉइंट्स नोट करो बच्चों। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड को, इसका इस टॉपिक की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी और ये टॉपिक हमें क्यों चाहिए, ये एक्चुअल में एक्सप्लेन करता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द लिक्विड स्टेट। हम लिक्विड स्टेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कंपैरिजन करते हुए, तुलना करते हुए हम द्रव अवस्था को कैसे समझा सकते हैं। तो द्रव अवस्था की तुलना करना पता हमें, ये मतलब ठोस से तुलना करनी है, गैसीय स्टेट से तुलना करनी है, एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट एंड गैसीय स्टेट। इसे एक्सप्लेन करना लिक्विड स्टेट को कि हम सॉलिड के कंपैरिजन में गैसीय स्टेट को कैसे, और हम गैसीय स्टेट के कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट को कैसे, हाउ टू एक्सप्लेन द लिक्विड स्टेट एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड एंड गैसीय स्टेट। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो ये 4 पॉइंट बनते हैं। इन 4 पॉइंट को अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कुछ ही मिनट्स के अंदर। बच्चों बात करते हैं लिक्विड एज एन एक्सटेंशन ऑफ गैस। इसका मतलब क्या है कि द्रव गैस का ही विस्तारित रूप है। ये कहता है कि लिक्विड जो है ना, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि लिक्विड जो है ना वो गैस का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, एक एडवांस वर्जन ऑफ गैस है, मतलब एक एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ गैस है। मतलब लिक्विड फॉर्म गैस से बनी है। कैसे, हाउ टू एक्सप्लेन। सेकंड पॉइंट बोलता है, सेकंड सिद्धांत जो स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड को एक्सप्लेन करता है कि लिक्विड के लिक्विडिटी के करैक्टर को एक्सप्लेन करता है, द्रव अवस्था के गुण को समझाता है। डिसऑर्डर इन लिक्विड स्टेट, ये कहता है कि लिक्विड स्टेट के अंदर भी डिसऑर्डर मिलता है और इसको बर्नेल साइंटिस्ट इसको बर्नेल थ्योरी भी कहते हैं, द्रव अवस्था में अवस्था बर्नेल का सिद्धांत। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों द्रव का आयरिंग सिद्धांत यानी आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड। फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड ऑफ वाटर, द्रव जल की संरचना। हम पहले पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहले पॉइंट में एक्सप्लेन करते हैं, कुछ पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हैं कि ये द्रव का विस्तारित रूप क्यों है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लिक्विड क्यों है। पहली बात ये कहता है कि पहला करैक्टर जो बोलता है फ्लो। मैं ना पॉइंट्स में समझाऊंगा, नोट्स आपको बाद में मिल जाएंगे बच्चों। हम सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे। ये कहता है कि जिस तरीके से फ्लो ऑफ गैस होता है, जिस तरीके से गैस के पार्टिकल फ्लो करते हैं ना, उसी तरीके से ही वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मूव करते हैं। जिस तरीके से गैस के पार्टिकल का बहाव होता है, फ्लो ऑफ गैसेस पार्टिकल, उसी तरीके से लिक्विड के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं बच्चों, फ्लो करते हैं। तो इसीलिए यह द्रव गैस का विस्तारित रूप है, यानी द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ गैस लिक्विड, है ना। तो दूसरी पॉइंट ये कहता है कि जिस तरीके से प्रेशर यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन, जिस तरीके से गैसीय स्टेट के अंदर प्रेशर क्या होता है, जब जो वाटर जो ना गैसीय स्टेट होती है, आपने कभी नोट किया हो कि जो प्रेशर होता है बच्चों, जो प्रेशर होता है, प्रेशर यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस इन गैसियस स्टेट। उसी तरीके से ये वाला करैक्टर इन ऑल डायरेक्शन यानी यूनिफॉर्म तरीके से कहता कि सभी दिशाओं में दाब का एक समान लगना, सभी दिशाओं में दाब का एक समान लगना हमें ये करैक्टर दिखाता है। ये करैक्टर दाब का एक समान होना या एक समान लगना, ये भी हमें दिखाता है कि ये करैक्टर किससे मैच खाता है, गैसीय स्टेट में। ये करैक्टर में गैसीय स्टेट मिलता है। मान लीजिए आप एक वाटर की बोतल लीजिए, तो आप नोट करना कि इसके अंदर एक, मैं क्या कर रहा हूं, ये खाली बोतल है, वैकेंट बोतल है। इसके अंदर आप जैसे ही इसको यहां प्रेस करते हो तो आफ्टर सम टाइम बाद क्या देखते हो कि ये जो आपने यहां पर होल किया है या आपने इसको पिचकाया है, इसको कंप्रेस किया है, तो ये फटाफट उसी फॉर्म में ये वापस आ जाता है। इसका मतलब प्रेशर ऑफ गैस इक्वली काम करता है हर स्टेट के अंदर, हर डायरेक्शन के अंदर, ईच एंड एवरी डायरेक्शन के अंदर प्रेशर इज द इक्वली परफॉर्म यूनिफॉर्मिटी तरीके से। सभी दिशाओं में दाब एक समान तरीके से लगता है, प्रेशर यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस। उसी तरीके से ये कहता है लिक्विड के अंदर भी ये करैक्टर मिलता है, इसलिए बोलते हैं लिक्विड एज एंड द एक्सटेंशन ऑफ गैस, है ना। थर्ड करैक्टर की हम स्टडी की बात करें तो डिफ्यूजन का करैक्टर मिलता है। डिफ्यूजन क्या होता है मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों। डिफ्यूजन आपको पता है कि किसी भी मटेरियल, किसी भी सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना, यानी विसरण को क्या बोलते हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना। तो विसरण का करैक्टर सबसे ज्यादा अपने को कहां मिलता है, गैसियस स्टेट में देखने को मिलता है, लेकिन यहां भी बच्चों लिक्विड स्टेट के अंदर भी देखने को मिलता है ना। तो फोर्थ पॉइंट आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर आगे
आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ये आगे पॉइंट समझ में आएगा। लेकिन क्रांतिक ताप की बात करें तो क्रांतिक ताप जो होता है ना वो गैसों का करैक्टर होता है, लेकिन यहां ये क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर क्या होता है कि गैसीय फेज और लिक्विड फेज में कोई डिफरेंस नहीं रहता और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता, वो टेम्परेचर वो बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जो गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट के डिफरेंस को खत्म कर देता है। वो आगे आएगा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इस पॉइंट को आगे भी एक्सप्लेन करेंगे अपने कि ये क्या होता है ना। पांचवा पॉइंट जो इस बात को एक्सप्लेन करता है, पांचवा पॉइंट हम ये बता सकते हैं कि वॉन डेर वाल इक्वेशन जो हम गैसीय स्टेट पे पढ़ते हैं, है ना। वॉन डेर वाल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने गैसीय स्टेट के लिए वॉन डेर वाल इक्वेशन दी। ये वॉन डेर वाल इक्वेशन जो ना ये पहले क्या होता था, ओनली फॉर गैसेस दी गई थी, ओनली फॉर गैसेस, और ये गैसेस इक्वेशन के काम आती है, इसको गैसेस इक्वेशन भी बोलते हैं, गैसीय समीकरण भी कहा जाता है, और ये सिर्फ गैसीय स्टेट पे इंप्लीमेंट होती है। लेकिन बाद में देखा गया कि ये जो वॉन डेर वाल इक्वेशन है ये लिक्विड स्टेट पर भी इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये लिक्विड स्टेट में इंप्लीमेंट होने के कारण या द्रव अवस्था में लागू होने के कारण ये बोला गया कि क्या बोला गया कि इट इज द एक्सटेंशन फॉर्म, किसकी एक्सटेंशन फॉर्म बच्चों, इट इज द लिक्विड एज एन एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ गैस, द्रव गैस का एक विस्तारित रूप है। ये वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन का होना, है ना, इंप्लीमेंट होना, ये सबसे बड़ी बात है। अब वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन का जो हमारे पास थी वो कौन सी थी, इसमें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में इंप्लीमेंट होती है, उसको बच्चों नोट कर लो। ऐसी कौन सी है वो हम लिखने जा रहे हैं बच्चों, लिख लो, ब्रैकेट क्लोज, पाई प्लस 3/5 की स्क्वायर, इट इज द मैथमेटिकल फॉर्म, आपने सिर्फ लिखना है इसको, 3 - 1 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चों इजिकल टू 8 थीटा, ये निकालेगी वैल्यू। और ये वॉन डेर वाल इक्वेशन, इसको बोला गया अतिरिक्त, इसको ना वॉन डेर वाल समानित अवस्था समीकरण यानी इक्वलाइजेशन, वॉन डेर वाल इक्वलाइजेशन स्टेट इक्वेशन बोला गया, जो कि लिक्विड एंड गैस दोनों पर इंप्लीमेंट होती है, लिक्विड पर भी और गैसीय स्टेट पर भी दोनों पर इंप्लीमेंट होती है। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि गैसीय अवस्था का ही विस्तारित रूप है, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था का ही एक्सटेंशन फॉर्म है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों, है ना। हालांकि हम कंपैरिजन करें बच्चों, आपको बात पता है कि जो गैसीय स्टेट होती है वो काफी इररेगुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैसीय स्टेट के अंदर जो होते हैं वो काफी इररेगुलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमें पता है, जबकि लिक्विड स्टेट के अंदर रेगुलर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस होता है, इनकी डेंसिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इनके घनत्व में बहुत अंतर होता है, लेकिन फिर भी कुछ करैक्टर ऐसे हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि द्रव अवस्था गैसीय अवस्था की इक्वल होती है। तो ये पहला करैक्टर हमारा पूरा हुआ, पहला पॉइंट हमारा पूरा हुआ। सेकंड पॉइंट आ रहा है डिसऑर्डर इन लिक्विड स्टेट, बर्नेल थ्योरी ने समझाया। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिसऑर्डर इन लिक्विड स्टेट, डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, डिसऑर्डर किसी के अंदर भी डिसऑर्डर आ जाए या इररेगुलर आ जाए, इररेगुलरिटी आ जाए या इररेगुलरनेस आ जाए, तो इसका मतलब उसको बोलते क्या है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी फेज के अंदर, किसी भी अवस्था के अंदर जब आप डिसऑर्डर आता है ना, उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं बच्चों, अपने एंट्रोपी वर्ड यूज किया जाता है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, किसी भी सिस्टम की द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, किसी भी सिस्टम की, किसी भी तंत्र की अव्यवस्था का माप, जिसको बोलते हैं एंट्रोपी। क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है बच्चों, द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। किसी भी सिस्टम के अंदर जब डिसऑर्डरनेस आ जाती है, इसका मतलब वहां एंट्रोपी आ जाती है, उसको मेजर करना एंट्रोपी है। डिसऑर्डरनेस को मेजरमेंट करना, है ना, हाउ टू मेजर, उसको एंट्रोपी बोलते हैं बच्चों। जिसकी एंट्रोपी फॉर एंट्रोपी बहुत ज्यादा होती है ना, जो बहुत कम होती है, वहां पर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो भी काफी व्यवस्थित तरीके से होती है और अरेंजमेंट तरीके से। जहां एंट्रोपी कम होगी ना, उसके जो पार्टिकल्स होंगे, उस फेज के जो पार्टिकल्स होंगे वो काफी अरेंज होंगे, काफी व्यवस्थित तरीके से होंगे। इसका मतलब सॉलिड स्टेट की एंट्रोपी जो होती है वो काफी कम होती है, सॉलिड स्टेट की एंट्रोपी काफी कम होती है। और एज कंपेयर टू लिक्विड स्टेट की एंट्रोपी एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन एज कंपेयर टू गैसीय स्टेट कम होती है। लेकिन गैसीय स्टेट की सबसे ज्यादा हाई होती है, सबसे ज्यादा उच्च होती है, और सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड स्टेट की। इसका मतलब कि सॉलिड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो ना
वो उसके अंदर डिसऑर्डरनेस नहीं मिलेगी आपको, वो पार्टिकल्स अव्यवस्थित तरीके से नहीं पाए जाते, पूरा का पूरे व्यवस्थित क्रम में होते हैं। इसीलिए सॉलिड स्टेट की एंट्रोपी सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा एंट्रोपी, जो हाई एंट्रोपी होती है, वो गैसीय स्टेट की होती है और बिटवीन लिक्विड स्टेट की होती है। मतलब इसकी सॉलिड स्टेट से तो कम होती है, लेस देन सॉलिड स्टेट एंड मोर देन गैसीय स्टेट। सॉरी बच्चों, मैं गलत बोल गया बच्चों। हायर देन मतलब ग्रेटर देन सॉलिड स्टेट एंड लेस देन गैसीय स्टेट, लेस देन गैसीय स्टेट, है ना। गैसीय अवस्था से लिक्विड स्टेट की एंट्रोपी कम होती है, लेकिन सॉलिड स्टेट के कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से एंट्रोपी ज्यादा होती है। तो ये बात एंट्रोपी की आई, है ना। तो इसका मतलब कि हम बात करें लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ना, एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। तो इसी तरीके से डेबाई और शरे ने, डेबाई एक साइंटिस्ट था, डेबाई एंड शरे, SCHERRNER, इसको बोलते हैं शरे, हिंदी में शरे, डीबाई, शरर एंड डीबाई ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट की जिसको नाम दिया गया। बच्चों इसको मैं स्क्रीन को साफ कर रहा हूं। डीबाई एंड शरे ने एक्सपेरिमेंट की जिसको नाम दिया गया बच्चों एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, यानी विवर्तन विधि। एक्सरे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट किए, एक्सरे डिफ्रैक्शन की मेथड किए उन्होंने। सॉलिड पर भी स्टडी की, उन्होंने लिक्विड पर भी स्टडी की। दोनों के क्या बनाए, डिफ्रैक्शन डायग्राम बनाए, जिसको हिंदी में बोलते हैं विवर्तन, है ना। इन्होंने दोनों के चित्र बनाए, विवर्तन चित्रों को। उन्होंने एक बात चेक की कि उन्होंने ये देखा कि सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट की जब इन्होंने डायग्राम्स बनाए तो डायग्राम्स में एक बात निकल के सामने ये आई कि डायग्राम्स जो दोनों के दोनों डायग्राम्स आ रहे हैं ना, उन दोनों पर एक ब्रैग इक्वेशन इंप्लीमेंट हो रही है। दोनों पर क्या हो रही है, ब्रैग इक्वेशन। ब्रैग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्पेशली सॉलिड स्टेट के लिए एक समीकरण दी थी, जिसको बोलते हैं ब्रैग समीकरण या ब्रैग इक्वेशन, जो एक्सप्लेन करती है सॉलिड स्टेट को। वो दोनों के दोनों ब्रैग इक्वेशंस को एक्सप्लेन कर रहे थे सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के। यहां इसका दिमाग खटक गया, कहता है कि इसका मतलब कुछ कैरेक्टर जो है लिक्विड स्टेट के अंदर वो सॉलिड कैरेक्टर की तरह भी पाए जाते हैं। कुछ ऐसे गुण है जो सॉलिड स्टेट की तरह भी लिक्विड स्टेट के अंदर मिलते हैं, जो ये दिखाता है कि इसकी भी कंपैरेटिवली कुछ समानताएं, कुछ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू सॉलिड मिलती है ना। हमें इतनी बात ध्यान रखनी है, हमें समझना है प्रॉपर। तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे बच्चों। तो एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं कि डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या हुआ कि एक डायग्राम है ए, इसको दिखाया गया सॉलिड फॉर्म में। बच्चों डायग्राम ड्रॉ करना बच्चों, आपको मैं और प्रॉपरली समझा रहा हूं कि ये सॉलिड का डायग्राम है, S फॉर सॉलिड, ये लिक्विड एंड ये गैसीय फॉर्म का है। आप देखो कि ठोस जो ये सॉलिड है, इसके सेंटर पार्टिकल्स के अराउंड 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल इसको सराउंडिंग किया हुआ है, इसको पूरा कंप्लीटली घेर रखा है, पूर्णतः घेर रखा है। जबकि लिक्विड स्टेट के अंदर सिर्फ 5 पार्टिकल्स ने ही इसको अराउंड कर रखा है, इसको सराउंडिंग कर रखा है। तो बर्नेल ने बोला, अकॉर्डिंग टू बर्नेल साइंटिस्ट, वो कहता है कि जब किसी पार्टिकल की रेगुलर फॉर्म डिस्टर्ब होती है, जब किसी की रेगुलर फॉर्म, जैसे ये एक रेगुलर फॉर्म है, जब ये रेगुलर फॉर्म डिस्टर्ब होती है तो वो लिक्विड फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो पार्टिकल्स की जो इररेगुलर फॉर्म में, ये पार्टिकल जब रेगुलर से इररेगुलर फॉर्म की तरफ जाता है तो इररेगुलर फॉर्म की तरफ जाते जाते उनकी व्यवस्था में अव्यवस्था आ जाती है, उनके अरेंजमेंट में डिसअरेंजमेंट आ जाता है, उनके ऑर्डरनेस में डिसऑर्डरनेस आ जाती है ना। और यह डिसऑर्डरनेस जो होती है वो बड़े एरिया में फैल जाती है और धीरे धीरे एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अगर मैं यहां बात करूं तो एक पार्टिकल्स के सराउंडिंग सिर्फ 6 मॉलिक्यूल्स हैं जो सराउंडिंग कर रखा है, 6 मॉलिक्यूल। तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो मैं बताऊं तो समन्वय संख्या CN, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6 है, यहां पर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो 5 पार्टिकल्स ने इसको अरेंज कर रखा है, 5 पार्टिकल्स ने इसको अरेंज कर रखा है कि अगर ये थोड़ा सा एक पार्टिकल और आ जाए, जो यहां पर 6 पार्टिकल्स की अरेंजमेंट हो जाए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर यहां भी 6 हो जाए, टाइटली पैकिंग हो जाए, ये हमें स्पेस ना मिले, यहां पर भी टाइटली पैकिंग हो जाए, तो ये लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकती है बहुत एज ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, कि ये देखा गया कि लिक्विड स्टेट भी सॉलिड स्टेट के अंदर बदल जाती है, कन्वर्ट हो जाती है ना। जैसे ये कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि
कि क्रिस्टलाइजेशन भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट को आप क्रिस्टल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक्चुअल में क्रिस्टल फॉर्म क्या होती है बच्चों? क्रिस्टल फॉर्म एक सॉलिड फॉर्म में होती है। तो ये कह रहा है कि लिक्विड स्टेट को आप क्रिस्टल स्टेट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो, जहां पर जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और टाइटली पैकिंग पाई जाती है ना बच्चों, वो होती है सॉलिड स्टेट, वो होती है सॉलिड स्टेट, या उसको बोलते हैं क्रिस्टल स्टेट यानी क्रिस्टलीय अवस्था। तो इसका मतलब आप लिक्विड स्टेट को क्रिस्टल स्टेट में भी बदल सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, है ना। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज मिलती हैं जो उसको लिक्विड को सॉलिड की तरफ लेके जाती है बच्चों। मेरी बात समझ में आई? ये कुछ बातें समझाने की कोशिश की। एक्चुअल में बर्नेल ने क्या बोला? एक्चुअल में बर्नेल ने अव्यवस्था को समझाया, एक्चुअल में बर्नेल ने डिसऑर्डर को समझाया इन लिक्विड स्टेट को, और डिसऑर्डरनेस को कंपैरेटिवली स्टडी की सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। ये बातें की, बाकी आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसमें और समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे आते हैं आयरिंग थ्योरीज ऑफ लिक्विड, द्रवों का आयरिंग सिद्धांत। अब इसने क्या बोला? एक्चुअल में इसने एक मॉडल रखा है। एक्चुअल में ना कोई साइंटिस्ट आते हैं, वो अपने अपने डिफरेंट मॉडल रखते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसने क्या राम कहानी से बताई? इन्होंने 1933 के अंदर, 1933 ईस्वी के अंदर एक लिक्विड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड यानी द्रव की संरचना को समझाने के लिए एक सिद्धांत, एक मॉडल दिया। उन्होंने एक बात बोली, वो क्या बात बोली उन्होंने? कि उन्होंने एक आयरिंग मॉडल ने एक बात क्या बोली? वो कहता कि लिक्विड स्टेट के अंदर L फॉर लिक्विड यानी द्रव अवस्था में वॉल्यूम का, V फॉर वॉल्यूम यानी आयतन का सम पार्ट जो है, कुछ भाग, सुनते जाना बच्चों, इस थ्योरी को पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल, उससे मुश्किल काम है, इसलिए मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। कहता लिक्विड स्टेट के अंदर यानी द्रव अवस्था के अंदर उसके वॉल्यूम का, उसके आयतन का सम पार्ट यानी कुछ भाग वैकेंट रहता है, खाली रहता है, वैकेंट रहता है, वैकेंट रहता है, जो मॉलिक्यूल से नहीं घिरा होता, जो मॉलिक्यूल से सराउंडिंग नहीं होता, जो अणुओं से घिरा हुआ नहीं होता, है ना, जो मॉलिक्यूल से सराउंडिंग नहीं होता, और जिसे क्या कहते हैं? इट इज नोन एज फ्री वॉल्यूम, जिसे मुक्त आयतन के नाम से जाना जाता है। तुम कहोगे सर तो हमें पता है, इसमें क्या खास बात है? बच्चों सिद्धांत है, तो सिद्धांत दिया तो हमें उसको समझना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, है ना। तो साइंटिस्ट कौन था बच्चों? आयरिंग ने क्या बात बोली? मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी द्रव अवस्था के अंदर कुछ ना कुछ आयतन होता है, उस आयतन का कुछ भाग खाली रहता है, और खाली भाग के अंदर, खाली जो भाग है वो अणुओं से घिरा हुआ नहीं होता, और उस जो भाग अणुओं से घिरा हुआ नहीं होता उसको ही मुक्त आयतन की संज्ञा दी गई, उसे मुक्त आयतन कहा गया, है ना बच्चों। मैं इंग्लिश में बोलता हूं कि लिक्विड स्टेट के अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, उस वॉल्यूम में सम पार्ट ऐसा होता है जो वैकेंट फॉर्म में होता है, और वैकेंट फॉर्म जो है वो मॉलिक्यूल से सराउंडिंग नहीं होता, इट डजंट सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स, और दिस एरिया, दिस स्पेस इज नोन एज फ्री वॉल्यूम, इसे फ्री वॉल्यूम कहा गया, इट इज नोन एज फ्री वॉल्यूम। बच्चों यहां तक बात समझ में आई? एक्चुअल में इसने ये समझाने की कोशिश की, है ना, इसको फ्री वॉल्यूम कहा जाता है। अब बात आती है कि आयरिंग मॉडल ने और क्या समझाने की कोशिश की। आयरिंग मॉडल ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू आयरिंग मॉडल, कि आपको पता है कि वेपर फेज होती है, वेपर फेज, है ना, कोई ना कोई वेपर फेज कैसे बनती है बच्चों? वेपर फेज कैसे बनती है बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर, कि वाष्प अवस्था कैसे बनती है। वेपर फेज जो होती है ना, वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है? अप्रोक्स जो होती है वो वैकेंट होती है बच्चों, है ना। अप्रोक्सीमेटली लगभग क्या होती है? उसके अंदर वैक्यूल्स ज्यादा मिलती है, वैकेंट होती है, वैकेंट, है ना। बिकॉज मॉलिक्यूल्स में गैप ज्यादा होता है, तभी तो उसको बोलते हैं गैसियस स्टेट, तभी तो बोलते हैं उसमें क्या होता है? बिकॉज मॉलिक्यूल्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स गैप या वैकेंट ज्यादा होते हैं, है ना। जब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स फिल रहता है तो उसमें कुछ वैकेंट मूवमेंट होती रहती है बच्चों। सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल सी एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं विद द एग्जांपल ऑफ, मैं एक बात कहता हूं, आपने क्या किया, इसको आपने एग्जांपल से समझते हैं। आपने क्या किया? एक कंटेनर के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भर लिए, है ना, द्रव मॉलिक्यूल ले लिया, द्रव ले लिया आपने। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, नो डाउट इनमें काइनेटिक एनर्जी आती है ना, इनमें काइनेटिक एनर्जी आती है। आप कभी नोट करना कि किसी भी द्रव के अंदर छोटे छोटे बबल्स आते हैं, वो छोटे छोटे जो बबल्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स, यानी रिक्तिका बोलते हैं, रिक्तिका। वो वैक्यूल्स जो होते हैं ना, वो वैक्यूल्स होते हैं जो जैसे जैसे आप गर्म करोगे ना पानी को, वो वैक्यूल्स ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे बच्चों। वो वैक्यूल्स जो हैं, बबल्स जो हैं, वो ज्यादा बनने शुरू हो जाएंगे।
जैसे जैसे वो बबल्स बनते जाएंगे तो वो वैक्यूल्स जो है वो इधर उधर घूमने लगती हैं। और होता क्या है कि जैसे जैसे पानी को आप गर्म करते हो तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो है वो वाष्प बन करके एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी गेन करके, गति ऊर्जा को प्राप्त करके ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और ये मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, है ना। और ये वाष्पीय अवस्था में या भापीय अवस्था में या वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहां आप नोट करना कि यहां पर मॉलिक्यूल्स जो है वो ज्यादा होने शुरू हो गए। यहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर फॉर्म फेज वो ज्यादा बनने लगे और यहां पर मॉलिक्यूल्स कम होने लगे, लेकिन यहां पर वैक्यूल्स ज्यादा बन रही है, मतलब यहां पर वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। यहां पर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी इंक्रीज होनी शुरू होगी, डेंसिटी इंक्रीज, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बच्चों, है ना। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी क्या हो रही है, डी फॉर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, घनत्व कम हो रहा है। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, घनत्व ऊपर क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं तो घनत्व भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, जबकि द्रव अवस्था का घनत्व कम होता जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो। एक क्या होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है जब दोनों का वेपर फेज, वी फॉर वेपर फेज, और एक कंडीशन आती है लिक्विड फेज, दोनों के टाइम, लिक्विड स्टेट और वेपर फेज की टाइम दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाती है। उस टाइम जो टेम्परेचर आप नोट करते हो इट इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर, उसको बोलते हैं क्रांतिक ताप बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, जिस टाइम ये दोनों डेंसिटी इक्वल हो जाती हैं। तो बच्चों मेरी बात समझ आई कि इसने फ्री वॉल्यूम को एक्सप्लेन किया, इसने वैक्यूल्स को एक्सप्लेन किया कि वैक्यूल्स कैसे बनती हैं। सिंपल सी बात है, एक लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट के अंदर कोई ना कोई वैक्यूल्स होती हैं, कोई ना कोई फ्री वॉल्यूम होता है। इसको इन्हीं वैक्यूल्स को क्या बोलते हैं, फ्री वॉल्यूम बोलते हैं, फ्री वॉल्यूम, जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होते, है ना। इस फ्री वॉल्यूम जैसे जैसे आप इसको गर्म करना शुरू करेंगे वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स वेपराइज होकर के ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे और वो वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, यहां पर डेंसिटी के में क्या होगा, घनत्व में कमी आती जाएगी। इस कारण क्या होता है कि ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फ्री वॉल्यूम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वैक्यूल्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं और डेंसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं और क्रिटिकल टेम्परेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इतनी बातें आयरिंग साइंटिस्ट ने बता दी बच्चों, कितनी शानदार बात बताई। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये ऐसे होता है बच्चों। ये देखो यहां पर एक डायग्राम भी ड्रॉ किया गया है कि कैसे ये वैक्यूल्स बनती है और ये वैक्यूल्स जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, जैसे जैसे आप नीचे बर्नर में गर्म करते हो वैसे वैसे ये वैक्यूल्स ज्यादा बननी शुरू हो जाती है ना, ये वैक्यूल्स ज्यादा बनती है, ऊपर वेपर फेज बनती है, ये वाष्प बन गई और ये द्रव बन गई और ये बन गई रिक्तिका। इन्हीं बातों को समझाया किसने, साइंटिस्ट ने। बच्चों एक इसने क्या क्वेश्चन दी, इन्होंने ये बोला कि जब ना इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि जब डेंसिटी इक्वल हो जाती है, जब यहां की डेंसिटी वेपर फेज की डेंसिटी दोनों इक्वल हो जाती है, उस टाइम लिक्विड स्टेट और वेपर फेज का एक एवरेज डेंसिटी निकलती है। उस डेंसिटी को निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, एक रिलेशन का पता होना चाहिए। एक रिलेशन दिया कि उस टाइम पे ये हमें मिलेगी चीज जब डेंसिटी इक्वल हो जाएगी। तो ई एवरेज उसको बोला गया, ई एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट माइनस अल्फा टी। ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको याद करना है, आपको कोई समझना नहीं है ना। ये इक्वेशन दी गई। ई एवरेज क्या है, ई एवरेज का मतलब क्या है, यहां पर औसत घनत्व यानी एवरेज डेंसिटी। ई एवरेज का मतलब क्या है, ई एवरेज मतलब एवरेज डेंसिटी, है ना, औसत घनत्व। ई नॉट और अल्फा क्या है, एक प्रकार के स्थिरांक है, एक प्रकार की कांस्टेंट वैल्यू है जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। द नेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। और टी क्या है, यहां पर परम ताप है, यानी परम ताप का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो बच्चों नोट कर लो क्वेश्चन को, टी फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ई नॉट और अल्फा इज द कांस्टेंट वैल्यू, ई एवरेज का मतलब क्या है बच्चों, औसत घनत्व, हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो ये बातें हमें कुछ बातें हमें निकालनी इसने बता दी, है ना। बच्चों यहां तक तुम्हें समझ में आया, जल्दी बोलो शाबाश, जल्दी बोलो। तो यहां तक हम लेक्चर कंप्लीट करते हैं बच्चों आज का, फिर अगला पॉइंट हमने कल डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा थ्योरी अजीब सी है बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना जरूरी है। बुक से पढ़ने की बजाय मैंने इसको पूरा एक बातों को पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इतना भी एग्जाम के अंदर लिखा होंगे ना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। एक इस थ्योरी के अंदर एक हमें बात और बताई थी बच्चों, वो तुम्हें मैं कल बताऊंगा इसके अंदर, और बाकी अगला पॉइंट अपने करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ओके बच्चों, एनी डाउट हो कुछ भी पूछ सकते हैं। एक्चुअली में जूम पे नेटवर्क नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दी बच्चों, चिंता मत करो, आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पे मिलेंगी।
ओके बच्चों, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बच्चों, थैंक यू। कल नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा, कल सारे बच्चे आएंगे क्लास के अंदर। बाय बच्चों, थैंक यू।